संदीप जी नमस्कार। आवाज आ रही है? संदीप जी आवाज आ रही है? आप अपना माइक ऑन कीजिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, हाँ। संदीप जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम क्लियर हुआ है और आप एपीओ के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए हैं। ठीक है। और दून लॉ मेंटर से जुड़ने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और इंटरव्यू के लिए भी शुभकामनाएं। चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज का हम मॉक इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। तो एक बार मेरे को आप अपने बारे में ब्रीफली बताइए, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, आपकी क्या हॉबीज हैं, सब इस चीज के बारे में और अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में भी बताइएगा। और प्रेजेंट में आपका स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है सर, बताइए। सर, मेरा नाम संदीप पंत है और मैं चमोली जिले के गैरसैंण का रहने वाला हूँ। हाँ और जी। मैंने गैरसैंण से ही अपनी हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई की है सर, राजकीय इंटर गैरसैंण से। और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गैरसैंण के ही महाविद्यालय से कंप्लीट किया है। और 2011 में सर मैंने श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अपना बीएड कंप्लीट करा। और 2016 में सर मैंने चमोली जिले के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी। हम्म। और वर्तमान में सर मैं राजकीय इंटर कॉलेज पजाना खाल में एज ए गेस्ट टीचर पॉलिटिकल साइंस में सर कार्यरत सर आपने एक सेकेंड, आपने दो बीएड कब की सर? हूँ। आई बैग योर पार्डन प्लीज। बीएड कब कंप्लीट की आपने? बीएड बीएड सर मैंने बीएड 2011 में श्रीनगर से किया। 2011 में। और लॉ कब किया? लॉ सर 2016 में किया। 2016 में किया। और अभी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। जी। तो सर हम यही जानना चाहेंगे कि आप तो एक हार्डकोर टीचर हैं, तो आप सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में तो कैसे फिट बैठते हैं? आपको क्या लगता है कि आप इस पद के लिए सुयोग्य पात्र हैं? सर मैं जब 2016 में सर मैंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद से ही सर 2018 में मैंने माननीय हाई कोर्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। और कुछ समय तक सर मैंने अपनी प्रैक्टिस करी 6 मंथ तक। लेकिन छह सर एक महीने आपने लोअर। एक सेकंड सर, आपने 6 महीने की प्रैक्टिस की है लॉ करने के बाद? और क्या उस दौरान आप कहीं टीचिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे जब आप प्रैक्टिस कर उसमें रहे तक सिंपली प्रैक्टिस कर रहा था सर, उसमें तक मैं अनएम्प्लॉयड था। थे? ओके। और मिडिल क्लास फैमिली के चलते सर प्रैक्टिस के दौरान मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा था और उसी दौरान कोरोना भी लग गया था। और हम्म। कोरोना काल के दौरान आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं थी सर। और उसी दौरान उत्तराखंड सरकार के माध्यम से एज ए गेस्ट टीचर फॉर्म खुले और मैंने उसको फिल करा। और अपने ही नजदीकी स्थानीय विद्यालय मैंने चुना और वहां पे मैंने एज ए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। लेकिन सर मैं एज ए प्रैक्टिस मैंने को आर्थिक स्थिति के चलते छोड़नी पड़ी। जब भी मेरे पास खाली समय रहा सर मैंने प्रैक्टिस पे ही अपना समय दिया और जुडिशरी की तैयारी पे ही समय आप दिया सर। आपने 2016 से आपने लॉ कंप्लीट की है और 16 जी। और अभी 2022 चल रहा है, 6 साल हो गए हैं जी संदीप जी। तो आप ये बताइए कि 6 साल में आप 6 महीने प्रैक्टिस की। अगर जी सर। आपका लिटिगेशन की तरफ या फिर वकालत की तरफ इतना ही झुकाव होता तो आप 6 महीने की प्रैक्टिस को मतलब थोड़ा और लंबे टाइम तक कर सकते थे। और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी होती तो आपकी वकालत भी बहुत अच्छे से नहीं चलती। आपको ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी? आपको क्या सर लगता है? एक्चुअली सर वकालत के बाद से ही कोरोना लग गया था, क्योंकि 2018 में मैंने जब रजिस्ट्रेशन करा उससे पूर्व सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर 2 बार इंटरव्यू सर मैं दे चुका हूँ लोक सेवा आयोग में, जिसमें अंतिम चयन मेरा नहीं हो पाया था। हम्म। और जुडिशरी की पोस्टें सर उत्तराखंड सरकार के द्वारा काफी लंबे समय तक आती नहीं है, जिसके चलते सर मुझे एक सेकंड ऑप्शन के रूप में शिक्षा विभाग को भी सर एक सेकंड ऑप्शन के रूप में रखा मैंने सर। और 2018 में जो प्रैक्टिस जब मैं कर रहा था तो उसके बाद से सर कुछ समय बाद कोरोना काल लग गया था, जिसके चलते मेरी चलिए प्रैक्टिस संदीप छूट जी, गई थी। अभी आप ये बताइए कि जैसे अभी आप टीचिंग जॉब में हैं, अभी जी आपके सर। पास एक दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई सहायक अभियोजन अधिकारी की। तो अब जी आप इसके लिए आप अपनी टीचिंग जॉब को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। कुछ समय बाद अगर आपको उत्तराखंड जुडिशरी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप सहायक अभियोजन अधिकारी को भी छोड़ देंगे।
तो निश्चित तौर पे अगर मुझे आने वाले टाइम पे अगर एज ए जज अपॉइंटमेंट मिलने का मौका मिलेगा तो मैं अपने लोक अभिजन की जो मेरी जॉब है सर मैं उसको छोड़ूंगा, क्योंकि सर आफ्टर ऑल सर मुझे न्यायिक विभाग में ही जाना है, और इस क्षेत्र में अगर मुझे जाने का मौका मिलेगा बड़ी पोस्ट पर सर, तो मैं उसमें निश्चित तौर पे जाऊंगा सर। बहुत अच्छी बात है, हमें भी ये आपका जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अगर हम उनसे स्पेसिफिकली बात पूछे कि कुछ समय बाद आप सहायक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी को छोड़ के चले जाएंगे, हमारी वैकेंसी खराब हो जाएगी, तो वो हमारी बात में हाँ कर देते कि नहीं सर, हम जुडिशरी के लिए परसू नहीं करेंगे। क्योंकि अब आपने ये बात बोली है कि आप जुडिशरी के लिए परसू करेंगे, तो फिर क्या आपको ये नहीं लगता कि इस वैकेंसी को आपको मतलब फाइनल सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए आप, क्योंकि अभी उत्तराखंड के अंदर जुडिशरी की भी वैकेंसी आनी है वाली है, तो उनकी तैयारी कीजिए। जी सर, एक्चुअली उत्तराखंड में सर पोस्टें बहुत लेट आती हैं, और अभी जो बेरोजगारी का रेट है सर उत्तराखंड में काफी ज्यादा है। इससे पूर्व सर मैं 2 बार लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिसमें अंतिम चयन मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने सर हमेशा अपनी मेहनत पे ही मैंने विश्वास रखा, आगे भी मैं मेहनत पे विश्वास रखूंगा। लेकिन सर जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी निश्चित तौर पर सर पहले मैं उसको लेना चाहूंगा सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा, अपने परिवार के बारे में बताइए, फीडबैक हम आपको आखिरी सर में देंगे। हाँ। सर एक्चुअली जी मेरे परिवार में सर मेरी मम्मी और पापा हैं, वो बुजुर्ग हैं, और एक मैं हूँ सर, हम 3 ही लोग हैं परिवार में। और परिवार का सर जो कमाने वाला व्यक्ति है सर वो मैं ही हूँ, और हम गैरसैंण के ही स्थायी निवासी हैं सर, गैरसैंण में। ठीक है। आपकी हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? सर हॉबी वर्तमान में तो सर मेरी हॉबी कुकिंग ही रह गई, क्योंकि खाली समय में खाना ही बनाता हूँ सर। लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम पे था सर तो मैं वर्कआउट भी करता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था, क्या बना लेकिन अब लेते सर हैं, क्या बना लेते हैं खाने में, क्या बना लेते हैं आपने आपने अभी अपनी वर्तमान में जो हॉबी बताया कि आपका कुकिंग का शौक है, क्या बना लेते हैं? खाने में मैं सब चीज बना लेता हूँ सर, जैसे घर का जो खाना होता है, या कई बार खाली समय में सर जैसे कोई नई नई डिशेज होती है यूट्यूब के माध्यम से भी सर मैं प्रयास करता हूँ कोई नई उत्तराखंड डिश के बनाने की। 3 सबसे फेमस व्यंजनों के नाम बताइए। सर उत्तराखंड के 3 जो प्रमुख व्यंजन है सर, वो सबसे प्रमुख में है सर यहाँ पे गोदे की रोटी है सर, जो यहाँ का स्थानीय हम्म। व्यंजन है। और यहाँ पे सर गोदे की रोटी है, झंगोरे की खीर सर बहुत फेमस है उत्तराखंड में, झंगोरे की खीर। और कंडाली सर यहाँ पे स्थानीय क्षेत्रों में होती है कंडाली, उसकी सब्जी भी लोग यहाँ पे खाया करते हैं ये सर। मांडवा क्या और होता है, मांडवा क्या होता है? सर मंडवे की जो रोटी होती है उसे ही हमारी स्थानीय भाषा में कोदा भी कहते हैं, ओके। और कोदा होता है सर। ओके। ठीक है। संदीप जी, ये तो हुई आपके पर्सनल चीजों से रिलेटेड बात। अब आपको बनना है सहायक अभियोजन अधिकारी, ठीक है? आपको क्या लगता है कि आप इस, अच्छा सबसे पहले, उससे पहले एक चीज और बताइए कि आपने लॉ ही क्यों किया? सर मेरे को लॉ आपने इसलिए करना बीएड पड़ा की सर। थी, आपने बीएड की थी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, आप सीधा डॉक्टरेट भी कर सकते थे, आपने लॉ ही क्यों चुना? सर मैं लॉ चुनने के पीछे सर इसके पीछे एक ही कारण है, मैं पॉलिटिकल साइंस से 2013 में अपने एमए फाइनल कर रहा था। तो उसमें कई ऐसी चीजें मुझे दिखी जिसमें मेरा इंटरेस्ट जुडिशरी की ओर गया। और जब मुझे अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान हुआ, मौलिक अधिकार जब मैंने पढ़े, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो उसी दौरान मेरी जिज्ञासा जुडिशरी की ओर गई सर। और मैंने अपने ही प्रोफेसर मिस्टर जगमोहन सिंह नेगी जी थे सर वहाँ पे, उनसे मैंने संपर्क करा इस संबंध में कि मैं क्या जुडिशरी के क्षेत्र में जा सकता हूँ, तो सर उनके द्वारा मुझे मार्गदर्शन दिया गया उस समय। और उसके बाद सर 2014-13 लास्ट लास्ट में सर मैंने अपने लॉ कॉलेज गोपेश्वर में सर एडमिशन करवाया सर उसके बाद से। ठीक है। पंत साहब, अब मेरे को ये बताइए कि सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए क्या क्या असेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जो हमारा सीआरपीसी में कहीं सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए कोई असेंशियल क्वालिफिकेशंस बोली गई हैं कि वो होनी चाहिए किसी एक कैंडिडेट के अंदर? जी सर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 में सर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है हम्म। कि सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भी जिलों में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और राज्य अगर सरकार राज्य के द्वारा भी। सरकार अभी आपका, मगर आपका तो ये चयन जो राज्य सरकार के थ्रू हो रहा है। इसमें सेकंड जो 24 की उपधारा 2 है सर, उसमें राज्य सरकार के बारे में प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार भी जिलों के मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छे।
एक सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए या फिर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, सरकारी वकील के लिए जो कोर्ट में काम होता है वो मेनली क्या काम होता है? और अगर कार्यों की बात करें तो लोक अभियोजन अधिकारी का सबसे जो पहला कार्य होता है वो राज्य के अभियोजनों की पैरवी करना होता है न्यायालय के सम्मुख, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। विभागीय कार्यालयों द्वारा मांगे जाने पर सर उन्हें विधिक राय देना उसका कार्य होता है। पुलिस द्वारा जो दायर मुकदमों की जो चार्जशीट होती है उनकी जांच करना, साक्ष्यों की सूची बनाना, साक्ष्यों को कोर्ट में करवाना, और कोर्ट के सम्मुख मामले की पूरे सार को रखना। और सबसे बड़ी बात सर, बाबू बनाम केरल राज्य में सर स्पष्ट कहा गया है कि जो लोक अभियोजन अधिकारी होते हैं वो न्याय के मंत्री होते हैं, जो न्यायालय को सत्य का पता लगाने के लिए सहायता करते हैं सर। ठीक है। अब जो सीआरपीसी के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, क्या सेक्शन 2 के अंदर कोई डिफाइन डेफिनेशन दी गई है या कुछ नहीं लिखा है ऐसा? सर लोक अभियोजन अधिकारी की परिभाषा के बारे में सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैं वैसे आपको एज अ फीडबैक दे रहा हूँ कि ये लिखा है कि जो 24 और 25 के अंदर जिसकी बात की गई है बस वो है। सेक्शन 2 के अंदर इतना लिखा हुआ है। चलिए इसको तो छोड़िए, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब पुलिस रिमांड क्या होता है? सर पुलिस रिमांड जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की जाती है सीआरपीसी की धारा 154 के तहत, तो पुलिस थाना के भारसार अधिकारी द्वारा उस अभियुक्त को न्यायालय के सम्मुख, सॉरी, उस अभियुक्त को पुलिस के भारसार अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है सर, उसे पुलिस रिमांड कहा जाता है। उसके बाद जब न्यायालय उसे 15 दिन के लिए पुलिस के पास सुपुर्दगी में छोड़ देती है तो सर उसे पुलिस रिमांड कहते हैं। अच्छा, क्या हर बार मतलब न्यायालय हमेशा 15 दिन का ही जो ये होगा पुलिस रिमांड देती है, या कोई कम या ज्यादा लिमिट हो सकती है? क्या है इसके बारे में, थोड़े जो हमारे कानून के प्रावधान है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। सर सीआरपीसी की धारा 167 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अभियुक्त न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता है तो किसी थाने के भारसार अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय अपना स्वविवेक द्वारा प्रथम दृष्टया 2 या 3 दिन तक के लिए पुलिस रिमांड में दे सकता है। लेकिन अगर विशेष कारण प्रस्तुत किए जाते हैं तो अधिकतम 15 दिन के लिए सर उसे पुलिस रिमांड में दिया जा सकता ये है। 15 दिन का समय जो होता है ये कब से कब कब शुरू होता है? सर ये 24 घंटे के बाद जब न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता है उसके बाद शुरू हो जाता है सर। जब 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 पहली बार न्यायालय के सम्मुख पर प्रस्तुत किया जाएगा तब से ये शुरू होता है। ठीक है। पुलिस डायरी क्या है और उसकी क्या महत्ता है? सर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 में पुलिस डायरी के बारे में कहा गया है कि जब किसी थाने के साधक अधिकारी द्वारा किसी मामले का अन्वेषण किया जाता है तो दिन प्रतिदिन की जो भी अन्वेषण जो भी उसमें कार्रवाई की जाती है तो उसे एक पुलिस डायरी में लेखबद्ध किया जाता है। इसे ही पुलिस डायरी कहा जाता है सर। क्या पुलिस डायरी को एक लोक अभियोजक यूज कर सकता है? सर एज ए अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए या कोई ग्राउंड बनाने के लिए लोक अभियोजन अधिकारी उसका यूज कर सकता है, लेकिन न्यायालय में लोक सर एज ए अभियोजन अधिकारी यूज करेगा या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यूज करेगा? जिसने जांच की है वो यूज करेगा या लोक अभियोजन अधिकारी यूज करेगा? सर अगर लोक अभियोजन अधिकारी को मामले का सार न्यायालय के सम्मुख रखना हो तो वो तब उसमें क्या पता रख सकता होगा सर। मगर जो आप अपनी याददाश्त को दो दुरुस्त करने के लिए जो प्रोविजन का सहारा ले रहे हैं वो इंडियन जी एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा है बताएंगे? सर भारतीय। याददाश्त ताजा के लिए वो सर साक्ष्यों के लिए है, विटनेस की अगर जो साक्ष्य के रूप में न्यायालय के वो सम्मुख पेश सिर्फ किए वो जाते हैं। सिर्फ पुलिस डायरी के लिए ही है। उसमें लिखा हुआ वन है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहे तो अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए 158-59 के अंदर पुलिस डायरी को देख सकता है। क्या एक्यूज्ड मतलब अभियुक्त की तरफ से पुलिस डायरी को देखा जा सकता है? अभियुक्त की तरफ से सर सेक्शन 160 में सर क्या, सॉरी सर इसमें रिकॉल नहीं कर। नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप के समक्ष एक ऐसा केस आया जिसमें जो विक्टिम है, जो मुवक्किल है या जो पीड़ित है, वो पुलिस के सामने एफआईआर रजिस्टर करने गए धारा 154(1) के अंदर, मगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, एसएचओ ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की धारा 154(1) के अंदर। अब वो मुवक्किल आपके पास मदद मांगते हुए आया है क्योंकि आप लोक अभियोजक हैं, आप सेशन कोर्ट में काम करते हैं और जो अपराध है वो भी कॉग्निजेबल है और बहुत ग्रेव नेचर का है। मान लीजिए
बलात्कार हो गया या मर्डर हो गया, इस तरह का क्राइम है, तो वो आपके पास आए हैं। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं इस मैटर में उसकी मदद करने के लिए, कैसे एफआईआर रजिस्टर कराएंगे? अगर किसी थाने के भरोसा अधिकारी द्वारा किसी शिकायतकर्ता की शिकायत को दर्ज नहीं किया जाता है तो उसके लिए से सबसे पहले उस जो शिकायत करता है वो 154(3) के तहत एक लिखित प्रार्थना पत्र जिले के एसपी को देगा। और जिले के एसपी को जब लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसमें अगर कॉग्निजेंस लिया जाता है, संज्ञान लिया जाता है थाना अध्यक्ष के द्वारा, तो शिकायत दर्ज हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद भी उसको रेमेडी नहीं मिलती है तो सर उसको तब उसके पश्चात सर परिवाद दायर करना पड़ता है न्यायालय के सामने सेक्शन 200 के तहत सर, सीआरपीसी के 200 सेक्शन आप 200। कंप्लेंट की बात करते हैं, आपने 154(3) बोला और 200 बोला, 156(3) का आपने जिक्र क्यों नहीं किया? सर 156(3) भी है सर, सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, 156(3) के तहत भी सर 156 न्यायालय। 156(3) आप सीधा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने ये रजिस्टर नहीं किया है, तो आप एफआईआर या प्रथम दृष्टया रिपोर्ट रजिस्टर करा दीजिए। 156(3) बहुत महत्वपूर्ण है, और एक सहायक लोक अभियोजन अधिकारी या एक लोक अभियोजन अधिकारी इस धारा को कैसे भूल सकता है पंत साहब? अब एक चीज और बताइए कि सपोज कीजिए कि 154(1) के अंदर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, 154(3) के अंदर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। अब और जब वो 156(3) के लिए एफआईआर रजिस्टर कराने आया तो साथ में ये भी बोला, जो क्या कहते हैं विक्टिम है या जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, कि मैं कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी केस चलाना चाहता हूं। तो क्या कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस चल सकता है? उसने एफआईआर रजिस्टर नहीं की कॉग्निजेबल केस के अंदर, अगर हाँ तो क्यों और कौन से प्रोविजन के अंदर उसको सजा हो सकती है, अगर नहीं तो क्यों नहीं? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके ऊपर पंत साहब ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का बहुत अहम केस है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसके अंदर सीधा लिखा गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, तब उसके ऊपर अपनी ड्यूटी को नहीं करने के उपलक्ष्य के लिए 166 के अंदर, आईपीसी के अंदर 166 के अंदर मुकदमा चल सकता है, और उस मुकदमे के अंदर उसको 1 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। 166 पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर दी लॉ, मतलब कि अगर कोई एक आपका जो लोक सेवक है अगर वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता है तब उस सिचुएशन में। अच्छा, अब ये बताइए कि डिस्चार्ज और डिसमिसल में क्या डिफरेंस है? डिस्चार्ज सर, सॉरी डिस्चार्ज तो सर मैंने सुन लिया था, लेकिन दूसरा क्या बोला सर आपने? डिसमिसल, डिसमिसल। सर डिस्चार्ज न्यायालय द्वारा जब किसी व्यक्ति पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होते तो सर उसे उन्मोचित कर दिया जाता है। यह चार्ज फर्मिंग से पहले की प्रक्रिया है। और डिसमिसल सर जब किसी को दोष मुक्त कर दिया जाता है या दोषी कर दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि पार्ट कोई अभियुक्त है, केस जब शुरू हो जाएगा, केस का संज्ञान हो गया, सारी चीजें हो गई, नोटिस वगैरह हो गए, गवाहों की दो, अगर कंप्लेंट केस है तो जज साहब ने गवाहों को भी बुलाकर उनकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस को भी देख लिया। अभियुक्त को जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, चाहे वो चार्जशीट हो या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो, वो कौन से प्रावधान के अंदर दिए जाएंगे? सर एक सीआरपीसी की धारा 173 दो के तहत। 207। सॉरी सर मैं वॉइस सॉरी। पंत साहब अब ये बताइए कि सीआरपीसी के अंदर वो कौन से प्रोविजंस हैं जो पीड़ित के लिए स्पेसिफिकली हैं? हम एक्यूज्ड के राइट के तो बहुत सारे धाराओं के अंदर बात करते हैं, वो ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जहां पर ये बात है कि जो पीड़ित के बारे में बात करते हैं? सर पीड़ित के लिए सबसे पहले सर प्रोटेस्ट पिटिशन है, हम्म। सीआरपीसी 319 है। हम्म।
ही आधारित है फैसला। और पीड़ित के लिए मुआवजा? सर रिकॉल नहीं कर रहा। क्या सहायक क्या एक लोक अभियोजन अधिकारी का उद्देश्य सिर्फ किसी मैटर के अंदर कन्विक्शन कराना होता है या फिर न्याय दिलाना होता है? सर लोक अभियोजन अधिकारी का मुख्य उद्देश्य सर न्याय दिलाना होता है। मगर आप तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, प्रोसिक्यूशन का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि अगर केस फाइल हुआ है तो सजा होनी चाहिए। सपोज करो आपके सामने कोई ऐसा मैटर आता है जिसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो रिपोर्ट जारी की उसके बाद जब आप केस की पैरवी शुरू कर रहे थे तो आपको कुछ समय के बाद ये लगा कि इस अपराधी ने इस अभियुक्त ने ये क्राइम किया ही नहीं है, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर जब मैं थाना के भाषा अधिकारी को जो रिमांड बनाई जाएगी, जो उसके ऊपर जो धाराएं तय की जाएगी, सर अगर मुझे लगेगा कि ये इनका कोई आधार नहीं है तो मैं उसी वक्त उस पे पहले थाना दोस्त को सर इसके बारे में सलाह दे दूंगा कि इसमें कोई ग्राउंड नहीं बन पा रहा है और पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं है, इसको न्यायालय के सम्मुख पेश करने से पहले आप इसमें एक बार दोबारा देख लें कि इसमें कोई मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की कौन सी धारा है? सर पेट्रोल फ्रॉम प्रोसिक्यूट सर 321 में है सर। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब हमें इस बारे में बताइए कि आप किसी एक ऐसे मैटर के बारे में पैरवी कर रहे हैं सरकार की तरफ से, मगर जो उसका जो दूसरे तरफ का पक्ष है, विपक्ष है या बोले तो डिफेंस है, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है और उसका पॉलिटिकल अच्छा है, मतलब कि बैकअप अच्छा है, तो उस स्थिति में आपके ऊपर यह दबाव डाला जाता है कि इस केस को रफा दफा कीजिए। हो सकता है आपके सीनियर ही आप पर ये बोले कि पंत जी, जी 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 सर। बड़े प्रभाव वाले लोग हैं, थोड़ा सा मैटर को हल्के में लीजिए, इलेक्शन भी आने वाले हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर भी दबाव है, तो थोड़ा सा मामला टाइट हो जाएगा। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह की इंक्वायरी लगा दी जाए और आपको लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाए। तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? यह आपके सीनियर का कहना है जो आपकी एटीआर एसीआर रिपोर्ट जो बनाते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तब आप क्या करेंगे? अगर इस प्रकार की स्थिति मेरे सम्मुख पैदा होती है कि किसी मामले की पैरवी के दौरान मुझे शिथिलता बरतने के लिए प्रेशर बनाया जाएगा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, तो सर निश्चित तौर पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा और अपने सीनियर के सामने में रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मेरा ये कर्तव्य है और मैं स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव जो भी अपने तथ्यों को न्यायालय के सम्मुख रखूंगा वो मैं न्याय संगत रखूंगा और मैं इस प्रकार से दबाव में आकर के अपने कर्तव्यों के साथ अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। और इसके फर्दर अगर मेरे विरुद्ध कोई फॉर फ्यूचर अगर कोई कार्रवाई की जाती है सर मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। ये उत्तराखंड में रिवेन्यू एरियाज में पुलिस क्या करती है? मतलब नहीं, सर रिवेन्यू एरियाज के अंदर नॉर्मल पुलिस काम नहीं करती, वहां कौन फिर पुलिस का काम करता है? जो सर रेवेन्यू क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के लिए सर पटवारी क्षेत्र उन्हें कहा जाता है और पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आपराधिक जो घटनाएं होती हैं उनकी जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है वो पटवारी चौकी में की जाती है और पटवारी थाने के बाद उनका संज्ञान सर नजदीकी थाने में दिया जाता है सर। तो जो पटवारी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है सर, क्योंकि वहाँ का जो कार्य किया जाता है वहाँ का जो आपराधिक गतिविधियों में जो निगरानी रखी जाती है तो उस क्षेत्र के सर राजस्व पुलिस अधिकारी द्वारा रखी तो जाती है सर। क्या उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो पाती होगी? क्योंकि पटवारी का तो काम रिवेन्यू कलेक्शन करना है, उसके तो माइंड में हमेशा पैसा 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 रहता है। सर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उत्तराखंड में सर राजस्व पुलिस का हाईकोर्ट के द्वारा भी कई इसमें गाइडलाइन जारी की गई कि उत्तराखंड के जो राजस्व जो क्षेत्र हैं इनको पुलिस क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि पटवारी के जो अन्य काम होते हैं उस चलते वो अन्वेषण की जो कार्रवाई है उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और पीड़ित पक्ष को न्याय भी नहीं मिल पाता है और पुलिस भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वो अपराध नहीं आते हैं। तो
ये क्षेत्र निश्चित तौर पे सब पुलिस क्षेत्र में आने चाहिए, सब पटवारी जो क्षेत्र है। आपने अगर कोई क्राइम रिकॉर्ड का डेटा देखा हो उत्तराखंड का, तो जो ये पटवारी क्षेत्र से हैं, और जब हम मतलब जो रिवेन्यू क्षेत्र से, जो रिवेन्यू एरियाज से जो केस की रिपोर्टिंग होती है, या फिर मैदानी दूसरे, उसको जब हम कंपेयर करते हैं मैदानी इलाकों से केस रिपोर्टिंग में, आपको कुछ डिफरेंस दिखा कि कहाँ पर कम है कहाँ पर ज्यादा है? कुछ नजर आया, या कुछ आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया? सर पहाड़ी क्षेत्रों में जो रूरल इलाके हैं, वहाँ पे जो पटवारी जो क्षेत्र है सर, वहाँ पे जो आपराधिक जो घटनाएं होती हैं उनको रेमेडी नहीं मिल पाती है। और पटवारियों को भी सर बहुत दूर दूर गांव होते हैं, जिसके चलते वो उनकी पहुंच नहीं पहुंच पाती, पटवारी मौके पे जाकर के भी नहीं देख पाते हैं कि घटना स्थल पे क्या हुआ है। जबकि इसके ठीक विपरीत सर जो जो क्षेत्र थोड़ा मैदानी क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्र हैं, रोड से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सर जो राजस्व पुलिस है थोड़ा बेहतर काम करती है। आज का जो हमारा अ, अच्छा ये बताइए कि भारतीय दंड संहिता के अंदर वो कौन सा अपराध है जिसकी सबसे कम सजा है? कौन सा प्रावधान है और क्या ऑफेंस है? सर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कुछ अपराध ऐसे हैं सर जिन सेक्शन 95 में रखा गया है, उसमें कुछ अपराध कहा जाता है जिनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। वो तो प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहे, 95 नहीं, भारतीय दंड जी संहिता की बात कर रहा हूँ मैं, आईपीसी की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर कौन सा ऐसा अपराध है जिसकी सबसे कम सजा है, और वो सजा कितनी है? सर 504 और 506 के जो मुकदमे सर इसमें, और 300 संदीप जी सर एक बार फरोज इसको देख लीजिएगा। जब पर। आपने 500 बोला तो मेरे मन में बुरी उम्मीद आ गई कि आप सही बोलेंगे, मगर वो है नहीं। ना 503 है ना 506 है। सही जवाब 510 है। आप उसको ध्यान से देखिए। सर 500 तो 315 और 510 है, एक बार देखिएगा। उसका अंदर ये है कि सजा ये है कि अगर सजा प्रूव हो गई तो 24 घंटे के लिए बस हिरासत में रखा जाएगा। 510 है, एक बार देखिएगा। शराब पीकर हुड़दंग मचाना सार्वजनिक क्षेत्र पर। ठीक है संदीप जी, आपका इंटरव्यू हो गया है। तो अभी आपके लिए मेरी ये फीडबैक है कि आप एक बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, और मेरी फीडबैक से आप ज्यादा मतलब इसको पॉजिटिव तरीके से लेना, कि मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना आए। मगर जैसी सबसे पहली बात, आपकी जहां तक पर्सनालिटी की बात है, बहुत अच्छी है। आप बहुत सौम्य हैं, शांत स्वभाव के हैं। ठीक है, किसी एक पोटेंशियल कैंडिडेट के लिए आयोग को जिस चीजों की जरूरत होती है वो सब आपके अंदर है। अगर आपको कुछ चीज पता है तो आप वो ठीक से बोलते हैं, मगर कई बार क्या हुआ पूरे इंटरव्यू के दौरान मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि आपको अगर कोई चीज ये, हाँ आपने स्पेसिफिकली एक चीज बोली जो आपको नहीं पता थी, मगर उसके लिए आपने क्या बोला कि सर मैंने सुना नहीं, स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो उस टाइम आपका स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ था। आपने सही सुना था जो मैं पूछ रहा था, मगर आपको उसका सही जवाब नहीं पता था, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आयोग को कुछ पता नहीं चलेगा, सब पता चलता है, तो ये चीजें मत कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो साफ ये बोल दीजिए कि सर नहीं पता, इस इंटरव्यू के बाद मैं जाकर अपनी नॉलेज को अपडेट करूंगा। जी सर। ठीक है, जो कमियां रह गई हैं वो मैं अपडेट करूंगा। अच्छा हो, चलिए मैं एक सवाल पूछना आपसे भूल गया। अगर सपोज कीजिए कि मैं आपसे इंटरव्यू के दौरान, या आयोग में आपसे इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा जाता है, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो हम आपको क्यों जी सेलेक्ट करेंगे? तो आप क्या जवाब सर देंगे? अगर सर जिन प्रश्नों का उत्तर सर मुझे नहीं आया, कहीं ना कहीं सर मैं उनको कवर नहीं कर पा रहा था। और भविष्य में सर मैं, ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन प्रश्नों को भी रखूंगा, और एज ए लोग अभियोजन अधिकारी के रूप में अगर मुझे चुनने का मौका मिलता है सर, तो मैं मजबूती से राज्य की पैरवी कर सकता हूँ सर। और मैं दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्यों को बहुत निष्ठावान अच्छा, तरीके से। बहुत अच्छा। आप इसका ये भी जवाब दे सकते हैं कि सर अगर आपसे आयोग में ये सवाल पूछा जाता है कि आपने इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो आप कैसे, हम आपको कैसे रखें या आपको कैसे सेलेक्ट किया, तो इसको बोलिए कि सर मैंने अपनी तैयारी की है, बहुत अच्छी सी तैयारी की है, मगर उस तैयारी के अंदर कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, और मेरा ये विश्वास है कि जो भी आयोग ने हमारी फाइनल सिलेक्शन के बाद जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर उन सारी कमियों को आयोग भी हमारी दूर करेगा। हमें उस बिल्कुल एज अ, जैसे हम लोक अभियोजन अधिकारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाएंगे, वो सारी चीजें हमारी भी, आयोग का भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इतना दुरुस्त है
कि हमें बिल्कुल परफेक्ट बना देगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। लॉ के रिगार्डिंग आपकी कुछ चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट और केस लॉज का, जैसे सिर्फ एक बहुत सिंपल सवाल मैंने आपसे ललिता कुमारी का पूछा था एफआईआर के ऊपर, उससे लैंडमार्क जजमेंट कोई नहीं हो सकती। ये तो मैंने आपसे बेल पर नहीं पूछी, ना रिमांड पर पूछी। राकेश पॉल की जजमेंट का आपको पता है? जी सर, केस लॉ कम पड़े सर। तो पढ़ने हैं वो। जी बेल पर गुरबख्श सिंह सीबिया है, संजय चंद्रा है, जो लीडिंग केस हैं, ये तो आपको पांच सात मोटे मोटे केस तो पता ही होने चाहिए। ललिता कुमारी, अगर आपसे कोई सोते हुए भी पूछ लेना, आपको मना नहीं करना चाहिए कौन ललिता कुमारी के केस के अंदर क्या हुआ था, रिमांड क्या होता है, इसकी टाइम लिमिटेशन क्या होती है, वो आपने सारी चीज है ठीक बताई। इसी तरह ट्रायल प्रोसेस भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक प्रोविजन आप 156(3) भूल गए। 156(3) कैसे भूल सकते हैं यार? जी सर, सॉरी सर। जब आपने एलएलबी का भी एग्जाम दिया होगा तो वहां भी अगर एग्जाम सीआरपीसी के पेपर के अंदर 156(3) से सवाल जरूर आया होगा। जी तो यही चीज है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। बस थोड़ी सी फिनिशिंग टच की बात है। आपको अपना केस लॉज जी वगैरह पे ध्यान दीजिए, बेर एक्ट पे भी फोकस कीजिएगा। कोई किसी किताब की ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बेर एक्ट हमारा क्या है, बेर एक्ट हमारा वो खान है जहां से हम हीरे निकाल सकते हैं। एक समुंदर में से हीरे निकालना और एक छोटी नदी में से हीरे निकालना, किसमें आसान है? छोटी नदी से। हाँ, तो जो आपकी बेयर एक्ट है वो छोटी नदी है। अगर आप उसी बेयर एक्ट जैसे सीआरपीसी जैसे पे केल कर किताब वगैरह उठाओगे तो वो आपका समुंदर है, समुंदर में मिलना मुश्किल है। जितने भी डेज हैं कि मतलब ये टाइम लिमिट होगी इस प्रावधान की, ये इतने दिन में केस फाइल होना चाहिए, ये अपील का टाइम हो, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जी विक्टिम से रिलेटेड जब मैंने प्रावधान पूछे तो आपने प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में बोल दिया, ये बोल दिया। विक्टिम से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनके बारे में नहीं बोला, जैसे कि जो कंपेंसेशन के हैं, प्रतिकर का राइट है, उसके बारे में नहीं बोला। या फ्री लीगल एड का प्रोविजन है हमारे सीआरपीसी के अंदर, उसके बारे में आपने नहीं बोला। ये आपको बढ़ चढ़कर बोलना है। एक्यूज्ड के बारे में पूछता तो आप 10 से 20 बता देते मुझे। जानबूझकर हमने इसीलिए पूछा आपसे, आप विक्टिम के बारे में बताइए, पीड़ित के बारे में बताइए, क्योंकि वही कमी होती है। ठीक है। जी सर, जीके जीके भी आएगा। इंटरव्यू में मैं ये मान के चलता हूं कि आपसे इतनी डिटेल में जीके नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी जीके की नॉलेज उन्होंने मेंस के एग्जाम तक देख ली है। हाँ, उत्तराखंड से रिलेटेड, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड, आप गैरसैंण से हैं, वहां से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना भूल गया अपना। एक बार थोड़ा सा गैरसैंण के बारे में कोई अगर फेमस पर्सनालिटी रही है उत्तराखंड की, उनके बारे में बताइए। सर, उत्तराखंड के जो प्रथम महाधिवक्ता थे वो गैरसैंण के ही थे, श्री मेहरबान सिंह नेगी जी। ये आपको वो बिल्कुल याद होना चाहिए। उनकी दो चार बड़ी बातें पता होनी चाहिए, उन्होंने कौन से केस में डील किया, ये आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। और सर, यहाँ पे लखपत सिंह रावत जी हैं, जिन्होंने के उत्तराखंड के, जिनको मास्टर सूत्रा के नाम से जाना जाता है, वो भी गैरसैंण के स्थानीय निवासी हैं सर। हम्म। वो यहाँ पे शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और परिवारधन सिंह नेगी जी शतरंज के लिए जो ग्रैंड मास्टर खिताब बहुत जिन्हें अच्छे, जीता, वो भी बहुत यहाँ। अच्छे। और इसके साथ साथ कुछ ग्रीष्मकालीन राजधानी का भी तो क्या है, जो वो क्या, वो भी आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए सारी चीजों का। ठीक है। अपने सर, क्षेत्र के बारे में आपको पॉलिटिक्स। मेजर चीजें पता होनी चाहिए वो। और या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं, उत्तराखंड में चार धाम परियोजना लागू हो रही है, ठीक है, चार धाम प्रोजेक्ट है, इससे क्या हो सकता है, क्या ये एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ गलत प्रभाव डाल रहा है, या रोजगार जो लोगों का, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, पलायन से रिलेटेड आपसे हो सकता है कि आपसे कुछ सवाल पूछ ले। तो क्योंकि देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरे को लग गया कि आपको उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छे, जब मैंने आपसे चीजें पूछी, तीन चीजें पूछी कि भाई कौन से व्यंजन उत्तराखंड के बहुत फेमस है, तो आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। तो मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं आपको वो चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो मैं सीधा लॉ पोर्शन पे आ गया और उत्तराखंड पुलिस एक्ट पर आ गया और सीआरपीसी वगैरह पर आ गया। तो ये कारण है। सर मेरे हेलो। हेलो। संदीप जी, आवाज आ रही है? संदीप जी, आवाज नहीं आ रही आपकी?